सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज करने वाले हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स नाम के इस न्यूज़पेपर से इस प्यारे से एडिटोरियल को, क्रैकिंग डाउन ऑन पॉन्जी स्कीम्स। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कुछ चाइनीज़ ऐप्स के आपको लोन देने के नाम पर आपसे फर्जीवाड़ा करने के। आप इनसे 5,000 रुपये का लोन लेने की कोशिश करोगे, उसके बदले में आपसे कुछ ऐसा फर्जीवाड़ा करेंगी कि आपके बैंक में जो 500 रुपये रखे हैं वो भी निकाल के ले जाएंगी। तो ये पॉन्जी स्कीम्स वाली ऐप्स के ऊपर सरकार कैसे नकेल कसने का काम कर रही है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। बड़ा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। अपना क्विज़ देख लो आज का। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चंस को जानबूझ करके मेंस लेवल का रखा गया है। आप क्लास के लास्ट में इनको ट्राई देना। सॉल्यूशंस भी तभी करवाऊंगा सभी क्वेश्चंस के। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी क्रैकिंग डाउन ऑन पॉन्जी स्कीम्स। देखिए, क्रैक डाउन करना ये ईडियम आपने बहुत बार देखी है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है शिकंजा कसना, धर पकड़ करना। जैसे चोरी होने के बाद पुलिस वाले घूमते हैं ना हर तरफ चोर को पकड़ने के लिए। मर्डर होने के बाद में सब पुलिस वाले आपको घूमते हुए मिलेंगे पूरे मोहल्ले में कातिल को पकड़ने के लिए। तो वैसे ही ये जो क्रैक डाउन वर्ड है उसी चीज़ को बताता है, धर पकड़ करने को, शिकंजा कसने को। कह रहा है जी अब वैसे ही पॉन्जी स्कीम्स पे, यानी कि पागल बनाने वाली, आपको लूटने वाली स्कीम्स पे क्रैक डाउन किया जाएगा, सरकार द्वारा शिकंजा कसा जाएगा। अब ये पॉन्जी स्कीम क्या होती है? देखिए, एक आदमी था चार्ल्स पॉन्जी, 1920 में उसने एक स्कीम निकाली थी मार्केटिंग की, चेन मार्केटिंग। आप मेंबर बनो, फिर आपके मेंबर और मेंबर बनाएंगे, इससे आपको पैसा मिलेगा, मेंबर्स को पैसा मिलेगा, मुझे भी पैसा मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा। तो ये जो पॉन्जी आदमी था ना, इसने जो स्कीम चलाई थी इतनी ख़राब 1920 में, लाखों लोगों के करोड़ों रुपए लेके भाग गया था। वहीं से आज भी ऐसी पागल बनाने वाली स्कीम्स को इस आदमी के नाम पे पॉन्जी स्कीम बोला जाता है। आगे बात समझ में? आज भी ऐसी स्कीम्स आप देखोगे मार्केट में मिलेंगी आपको, चेन मार्केटिंग करो, है ना, मेंबर बनाओ। तो ये सब पॉन्जी स्कीम्स हैं। बात हो रही है इंडियाज़ रेगुलेटरी चैलेंजेस इन द डिजिटल एज। इंडिया के रेगुलेशन से रिलेटेड, रेगुलेशन मतलब मॉनिटरिंग, सरकार जो मॉनिटर करती है कौन गलत काम कौन सही काम। कह रहा है जी इंडिया के मॉनिटरिंग चैलेंजेस की बात हो रही है, चुनौतियों की बात हो रही है इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल एज में। चलिए अब डिटेल में देखते हैं टाइटल पैराग्राफ को, किस चीज़ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। कह रहा है द सेंटर वर्क्स विद द आईटी मिनिस्ट्री एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू क्लैम्प डाउन ऑन पॉन्जी एप्स। कह रहे जो द सेंटर है, द सेंटर का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार। कह रहे जी जो सेंटर है यानी कि भारत सरकार है, वो काम करती है, वर्क करती है आईटी मिनिस्ट्री के साथ में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, आरबीआई के साथ में। अच्छा, क्यों काम करती है भाई? क्या काम करती है? काम करती है, टू लगा के बता रहा है, क्लैम्प डाउन करने के लिए, यानी कि क्रैक डाउन करने के लिए। क्लैम्प डाउन, क्रैक डाउन, शिकंजा कसना। तो शिकंजा कसने के लिए काम करती है इन पॉन्जी ऐप्स पे, चाइना से आने वाली इन फर्जीवाड़े करने वाली ऐप्स पे। चलिए, सेंटर आपका सब्जेक्ट है, वर्क्स इसकी वर्ब है। सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, सेंटर वर्क्स विद आईटी मिनिस्ट्री। लेकिन ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस आपको बता रहा है कोई काम अभी अभी पास्ट में हुआ है, लेकिन उन कामों को जिनमें आपको फील दिलवानी हो कि वो काम अभी अभी हुए हैं, रिसेंटली हुए हैं, तो आप जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख देते हैं। जैसे मोदी जी हैं, आज मान लीजिए यूएस के लिए निकल गए। अब निकल तो वो सुबह ही गए थे यूएस के लिए, प्लेन तो सुबह ही बैठ गए थे गाड़ी में अपनी प्लेन में, पर आप फिर भी अखबार में अगले दिन देखोगे मोदी लीव्स फॉर यूएसए। तो आपको वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल ये बताना चाह रहा है कि जब मोदी जी लीव कर रहे हैं, हम आपको लाइव कमेंट्री सुना रहे हैं, है ना। ये काम तो हो चुका है लेकिन आप तक हम लाइव पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लगा करके। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़ करती हैं, मुझे पता है। क्लैम्प डाउन करना, क्रैक डाउन करना, किसी पे शिकंजा कसना, रिस्ट्रेन या कर्व करना। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ के आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखाते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में जिन बच्चों को ज़रूरत है गाइडेंस और सपोर्ट की अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो ज़रूर ही डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज, जैसे कि राइटिंग का कोर्स है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको मैं इंग्लिश में लिखना सिखाता हूँ। पहले थ्योरी, फिर साथ में प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस। किसी भी एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्टिव आप इससे क्रैक कर सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो, सीएपीएफ हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो। 60 to 80 आवर्स का कोर्स है, फ़ायदा ले सकते हैं, हज़ारों लोग ले चुके हैं। बेसिक से सिखाने वाला कोर्स है राइटिंग का।
इसी के साथ में आपको कोर्स मिलेगा बैंकिंग का। बैंकिंग कोर्स में बैंक के सारे एग्जाम्स, क्लरिकल, पीओ, प्रीलिम्स, मेंस, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करवाया जाता है, बिल्कुल लॉजिक के साथ में। एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है, एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस इसमें कवर्ड है। हर क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में आपको यहाँ तैयार करवाया जाता है। मार्क्स को सीधे सीधे बूस्ट करने के लिए एसएससी बैंक कोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ये टीम का व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए आज की वोकैब शीट है। वर्ड्स बहुत सारे हैं, 6-7 वर्ड्स लेकर के आए हैं और अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं सारे। थोड़ा सा जूम इन कर दूँ इसको। चलो, क्रैक डाउन यानी कि क्लैंप डाउन, दोनों का मतलब शिकंजा कसना या कंट्रोल करना। अभी अभी दोनों फ्रेजल वर्ब्स आपको दिखाई थी। टैक्स अथॉरिटीज़ हैव स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन टैक्स एवेडर्स। टैक्स की अथॉरिटीज़ ने यानी कि टैक्स के डिपार्टमेंट्स ने या टैक्स के ऑफिसर्स ने शुरू कर दिया है शिकंजा कसना टैक्स इवेडर्स यानी कि टैक्स चोरों पे। टैक्स इवेडर वो आदमी होता है जो टैक्स को इवेड करता है, अपने टैक्स से बचने की कोशिश करता है, और टैक्स से जो बचे वही टैक्स चोर होता है ना, टैक्स इवेडर। चलिए, इसको रेन इन करना भी बोलते हैं, कंट्रोल करने को या लगाम लगाने को। आज ये क्लैम्प डाउन और क्रैक डाउन दोनों ही वर्ड्स आर्टिकल में आपने देखे। चलिए, दूसरा वर्ड है सैल्वेज। बहुत दिनों बाद आया और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब मैं बोलूँ ना कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है तो आपकी फ़र्ज़ बनता है आपके लिए कि आप वहीं वीडियो को पॉज करके और बिना देखे उस वर्ड का मीनिंग याद करें। आपको आता है या नहीं आता है ना। सैल्वेज वर्ड को हिंदी में बोलते हैं बचा खुचा बटोरना। कोई नुकसान हो गया, घर जल गया, उसके बाद भी लोग पानी डालते हैं ना घर पे कि यार कोई आदमी चलो अंदर बचा ही जिंदा ही हो गया हो, है ना, जिंदा रह गया हो, कोई सामान घर का कीमती हो जो बच जाए इस आग से। तो जब नुकसान काफ़ी हो जाता है ना, उसके बाद में बचा खुचा बटोरना कहलाता है सैल्वेज करना। इसको सेव या रेस्क्यू करना भी बोल सकते हैं, है ना। रिडीम इसका एक सिनोनिम है और इसके लिए एक बहुत अच्छी ईडियम यूज़ होती है, टू पिक अप द पीसीज। मेरे ख्याल से ईडियम का मीनिंग वैसे ही निकल रहा है, भाई टुकड़े बचे हैं छोटे छोटे, उनको बटोर रहे हो आप। जो मेन सामान था वो तो टूट गया, अब टुकड़ों को बटोर के ही जो है ना आप बचा कुचा जो है अपना काम चलाओगे। द पीएम इशूड अ स्टेटमेंट टू सैल्वेज द रेपुटेशन ऑफ द स्कैंडल हिट पार्टी। प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट को इशू किया, एक बयान दिया, ताकि वो बची कुची रेपुटेशन को सैल्वेज कर सकें, रेपुटेशन को बची कुची को बचा सकें जो उस पार्टी की है, प्राइम मिनिस्टर की पार्टी की, जो स्कैंडल हिट है, जिस पे स्कैंडल की जो है चोट हुई है ना। कोई पार्टी में कुछ स्कैंडल हुआ होगा तो पीएम ने कुछ स्टेटमेंट्स दी कि चलो बची कुची इज्जत तो रह जाए। अगला वर्ड है स्विंडल। स्विंडल का मतलब होता है पागल बनाना, किसी को समझ गए ना, उल्लू बनाना, 420 करना। टू स्कैम और फ्रॉड विद समबडी। अब ये स्विंडल के लिए ना बहुत सारे वर्ड्स हैं अपने पास, फ्रॉड, ड्यूप, डिसीव, और 2 ईडियम्स भी हैं। टू टेक समवन फॉर ए राइड, ये ईडियम आपने बहुत देखी होगी, सुनी होगी, अंग्रेजी मूवियों में यूज़ होती है। टू टेक समवन फॉर ए राइड का मतलब यही है किसी को, समझ गए ना, पागल बनाना, किसी को बुद्धू बनाना। और वैसे ही एक ईडियम हिंदी में भी यूज़ होती है, किसी को सब्ज बाग दिखाना। इंग्लिश में उसको बोलते हैं टू लीड समवन टू द गार्डन पाथ। समझ रहे हो ना भैया, आपने किसी को खेत बेचा और उस पर सब्जियों के बाग दिखा दिए, पहले से ही उगे तो भी है नहीं, और आप उस खेत को महंगा बेचना चाह रहे हो, सामने वाले आदमी को दिखा रहे हो कि देखो ये जो खेत है ना, ये इसमें खूब सब्जियां होंगी, सब्जियों के बाग दिखा रहे हो उसको, तो पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टू लीड समवन टू द गार्डन पाथ। अब ये दोनों इडियम्स याद रखने के लिए आपको बताई हैं, बार बार आप इनको देखोगे आर्टिकल्स में। यूज़ करके देखते हैं एक सेंटेंस में स्विंडल नाम के वर्ड को। नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम्स आर often designed to swindle innocent people in the name of investment। नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम्स जो हैं अक्सर वो डिज़ाइंड होती हैं कि स्विंडल कर सकें, धोखा दे सकें इनोसेंट पीपल को, भोले वाले लोगों को, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, निवेश के नाम पे। तो निवेश का नाम लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम हर आदमी को धोखा देने की कोशिश करती है। तो वर्ड आर्टिकल में आ जाएगा। अगला वर्ड है नाइव। इसको बोलने की कोशिश करो। नेव बोलते हैं हिंदी वाले, नेव नहीं है ये, नाइव है ना, नाइव। नाइव का मतलब होता है भोला वाला, इनोसेंट या इग्नोरेंट। ऐसा आदमी जो नौसिखिया हो, जो अभी सब चीज़ें ना जानता हो, चाइल्ड लाइक हो, बच्चे के जैसा हो, या फिर अनसोफिस्टिकेटेड हो, ज़्यादा एडवांस्ड ना हो। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब 2 सिनोनिम्स और करवा रहा हूँ आपको। एक वर्ड है गुलिबल, देख लो, शायद पहली बार देख रहे हो इस वर्ड को आप। और एक वर्ड है इंजेन्युअस, ये तो बहुत बार आ चुका है। इंजेन्युअस तो वो आदमी है जो जेन्युइन है, काफ़ी झूठ बोलना नहीं जानता, चाइल्ड लाइक है, ज़्यादा जो है एडवांस नहीं है, तो अपने आप ही वो भोला वाला हो गया। इंजेन्युअस है, थोड़ा सा जेन्युइन टाइप का पर्सन है ना। और गुलिबल का मतलब ये होता है सीधा साधा भोला वाला। इनके लिए इडियम बनती है बेव इन द वुड्स।
बेब मतलब बच्चा, वुड मतलब जंगल। जंगल में अगर बच्चे को छोड़ रखा है आपने 2, 5, 10 साल के, तो वो बच्चा क्या है, कुछ भी नहीं पता उसको। वहाँ पे शेर भी है जंगल में, सांप भी है, हाथी भी है। तो बेब इन द वुड्स वही होता है भोला भाला कोई आदमी जो गलत सिचुएशन में फंस जाए। इट वुड बी नाइव टू बिलीव दैट वेल्थ डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू योर लाइफ क्वालिटी। ये बहुत ही नौसीखे वाली बात होगी, भोलेपन वाली बात होगी। इस बात पे यकीन कर लेना कि वेल्थ जो है, पैसा जो है, आपके जीवन के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, कोई लाइफ क्वालिटी में डिफरेंस नहीं लाता है। ऐसी बातें अक्सर वही लोग बोलते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता या पैसे से कुछ परिवर्तन नहीं आता, जिनके खुद के पास पैसा नहीं होता है या फिर वो बहुत भोले वाले होते हैं, नाइव होते हैं। कभी भी किसी धनवान आदमी को आप लक्ष्मी का अनादर करते हुए नहीं देखेंगे। चलिए, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या ग्रोथ किसी चीज़ की संख्या में, आकार में या इंटेंसिटी में। अचानक से स्मार्टफोन बढ़ गए, लोगों के हाथ में, हर के हाथ में आ गया, तो ये स्मार्टफोन प्रोलिफरेशन है। अचानक से इंटरनेट का यूज़ होने लगा, तो ये इंटरनेट प्रोलिफरेशन है। समझ पा रहे हो ना? तो कह रहा है जी प्रोलिफरेशन को यूज़ करके देखते हैं। दिस पास्ट डेकेड सॉ अ मैसिव प्रोलिफरेशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। ये पिछली डेकेड ने, पिछले 10 सालों ने एक बहुत बड़ा प्रोलिफरेशन देखा है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट या ग्रोथ देखी है ऑनलाइन सर्विसेज में। प्रोलिफरेशन को जनरेशन या एक्सपेंशन भी बोलते हैं। प्रोलिफरेट वर्ब से ये प्रोलिफरेशन नाम का नाउन बना हुआ है। प्रोलिफरेट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को ग्रो करना, बढ़ाना, तेज़ी से इंक्रीज करना। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है मैनेस। बहुत दिन बाद आया है वर्ड। मैनेस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो खतरे या बुराई का सोर्स हो, है ना, जिससे आपको नुकसान पहुंचे। जैसे जुआ एक मैनेस है, ड्रग्स करना एक मैनेस है ना। ड्रंक ड्राइवर्स आर मैनेस टू एवरीवन ऑन द रोड। शराब पिए हुए ड्राइवर्स हर आदमी के लिए मैनेस है, हर आदमी के लिए खतरे और इविल का सोर्स है जो सड़क पे घूम रहा है। इसको पेरिल, डेंजर, थ्रेट या वार्निंग भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आर्टिकल में मैनेस देखेंगे। लास्ट फ्रेजल वर्ब करवा रहा हूँ आपको आज की, कंजर अप। देखिए, कंजर अप का मतलब होता है किसी चीज़ को अचानक से इमर्ज करना या लेकर के आना, जैसे आप जादू से लेकर के आए हो। जैसे आपको मैं बोलूँ केक, अब जैसे मैं केक बोलूँ, आपके दिमाग में केक की तस्वीर आ गई, तो आप बोल सकते हो कि मेरे दिमाग ने अभी अभी केक की तस्वीर को कंजर अप किया। समझ पा रहे हो ना? जैसे मैं आपसे पूछूं 1000 रुपये चाहिए मुझे, 1000 रुपये दोगे? अब आप क्या बोलोगे, भाई मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं कहाँ से कंजर अप करूँ 1000 रुपये, कहाँ से लेकर के आऊँ, मैं जादू से लेकर के आऊँ क्या 1000 रुपये? समझ पा रहे हो ना? किसी भी चीज़ को अचानक से इमर्ज करवाना, जैसे जादू से इमर्ज करवा रहे हो, उसको बोलते हैं कंजर अप। अ गुड नॉवलिस्ट कैन कंजर अप अ वर्ड ऑफ इमेजिनेशन ओनली विद अ शॉर्ट पैराग्राफ। एक अच्छा जो नॉवलिस्ट होता है वो कंजर अप करवा सकता है, ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस ला सकता है अचानक से एक पूरी काल्पनिक दुनिया को, वर्ड ऑफ इमेजिनेशन को। और कैसे? सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ के जरिए, एक छोटे से टेक्स्ट के जरिए। आगे बात समझ में? इवोक या सम्मन इसके सिनोनिम्स हैं। ये फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। डिटेल में वर्ड्स इसीलिए करवा रहा हूँ, सीधे मीनिंग बता दूंगा, वो तो आपको हर यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा होगा, इससे चीज़ें याद नहीं होती हैं। जल्दी से अपनी आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें। समरी ये है कि भारत सरकार ने बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स को, खास करके चाइनीज़ ऐप्स को पाया कि वो यहाँ पे लोगों से जुआ खेल रही हैं। आपको अच्छी रिटर्न्स का लालच दिखाएंगी, आपको सस्ते लोन देने का लालच दिखाएंगी, और आपके पास जो पैसा है वो भी आपसे लेकर के भाग जाएंगी। अब इन ऐप्स को सरकार ने कई बार बैन भी कर दिया, लेकिन इंडिया की कुछ कंपनीज हैं जो इन ऐप्स को बार बार बैक डोर से एंट्री देती हैं इंडियन मार्केट में। अब हमारी जो IT मिनिस्ट्री है और RBI है, इन्होंने हाथ से हाथ मिलाया है कि इन सभी पोंजी ऐप्स को, 420 करने वाली ऐप्स को भारत से इरेडिकेट करेंगे। प्राइमरली ये सभी ऐप्स चाइना से हैं, इंडिया के भोले वाले लोगों को टारगेट करती हैं। आज की टोन है वेलकमिंग, वेलकम कर रहा है भारत सरकार के इस कदम को। चलिए अब शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग आर्टिकल। कह रहा है जी पोंजी स्कीम्स नेम्ड आफ्टर द इनफेमस फ्रॉडस्टर चार्ल्स पोंजी ऑफ द 1920s। conjure up images of distressed investors, lengthy queues, and a helpless government attempting to pick up the pieces। कह रहे जो पॉन्जी स्कीम्स है ना, जो नेम्ड आफ्टर है, नेम आफ्टर एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, किसी चीज़ का नाम दूसरी चीज़ के नाम पे रखना। कह रहा है जी पॉन्जी स्कीम्स हैं जिनका नाम रखा गया है, नेम्ड आफ्टर है, और किस पे रखा गया भाई? उस कुख्यात 420 पे, फ्रॉडस्टर पे, इनफेमस मतलब कुख्यात, और जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बदनाम कुख्यात फ्रॉडस्टर का चार्ल्स पोंजी, जो था 1920 में, आज से 100 साल पहले। कह रहा है ये स्कीम्स जो है ना, कंजर अप करती हैं, ये अचानक से जादू से बुला लेती हैं
उन इमेजेस को, उन तस्वीरों को जो है ऐसे इन्वेस्टर्स की, ऐसे निवेशकों की जो डिस्ट्रेस्ड हैं, जो परेशान हैं, जिनका पैसा डूब गया है, और लेंदी क्यूज़ की, लंबी लंबी कतारों की, लोग अपने क्यू में, कतार में लग के अपना पैसा जो है विड्रॉ करने के लिए लगे हुए हैं, और एक मजबूर गवर्नमेंट की, हैपलेस गवर्नमेंट की, हैपलेस मतलब अनलकी है, मजबूर, जो कोशिश कर रही है कि वो पिक अप द पीसीस करे, सारा नुकसान होने के बाद में कुछ बचा कुचा बटोर करके लोगों को दे। आई बात समझ में? तो यही तो हुआ था पोंजी स्कीम्स में 1920 की। लोगों का हज़ारों लाखों करोड़ ये पोंजी लेके भाग गया। लंबी लंबी कतारें लगा के लोग जो हैं एटीएम्स के बाहर खड़े हो गए, कंपनी के बाहर खड़े हो गए, और फिर सरकार जो है बड़ी मजबूर होकर के इस पोंजी से जो बचा कुचा बटोर पाई वो बटोर पाई और लोगों को उसने बांटा। तो यही चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं पोंजी स्कीम्स के नाम पे। पोंजी स्कीम्स की वो है कंजरफ आप देख चुके हैं, अभी आपको बताया था, अचानक से किसी चीज़ को दिमाग में या रियल में सामने लाना। डिस्ट्रेस्ड मतलब परेशान, फ्रॉड, एजिटेटेड, है ना, एंग्शियस, वरीड। नेम्ड आफ्टर एक फ्रेज है, याद रखें, नेम्ड आफ्टर मतलब किसी के नाम पे कोई चीज़ का, दूसरी चीज़ का नाम रखना। इनफेमस मतलब कुख्यात। इसके लिए एक और वर्ड अपने पास बड़ा ही अच्छा, नोटोरियस। जो कुख्यात होता है, बदनाम होता है, उसको नोटोरियस भी बोलते हैं। फ्रॉडस्टर, स्कैमस्टर, डिसीवर, ड्यूपर, स्विंडलर, याद है ना, सब्ज बाग दिखाने वाले लोग। टू शो द गार्डन पाथ, टू टेक समवन फॉर अ राइड, तो ये सब काम करने वाले उल्टे सीधे लोगों को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रॉडस्टर। चलिए, हैपलेस मतलब जिसमें हैप ना हो, हैप का मतलब है लक, हैपलेस मतलब अनलकी गवर्नमेंट जिसके अंडर में ये काम हुआ था पोंजी वाला। पिक अप द पीसेस, सैल्वेज करना किसी चीज़ को, बची कुछ सिचुएशन को समझ के ना मैनेज करने की कोशिश करना, बट बचा कुचा बटोरना। चलिए, कह रहा है आज वोकैब अच्छी है, पहले ही बता रहा हूँ आपको, देखो कितनी बढ़िया वोकैब आई आज। कह रहा है जी, हेंस इट इज़ a commendable change if the state will arm itself with laws, technology and a regulatory framework। कह रहे हैं जी, इस प्रकार से ये एक कमेंडेबल चेंज होगा, ये एक ऐसा बदलाव होगा जो कमेंडेबल है, जिसको प्रेज किया जाना चाहिए, जिसको एडमायरेबल किया जा जिसको एडमायर किया जाना चाहिए। कह रहा है जी, ये प्रशंसनीय बदलाव होगा अगर स्टेट जो है, राज्य जो है, यानी कि सरकार जो है, वो आम करे, अपने आप को लेस करे, और किस चीज़ से, लॉज से यानी कि कानूनों से, तकनीक से, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से, रेगुलेशन के एक ढांचे से। आर्म इटसेल्फ का मतलब है किसी आदमी को खुद को लैस करना, है ना, किसी चीज़ से हथियार बंद करना। तो ये सारे हथियारों को स्टेट यूज़ करे। अच्छा भाई, क्यों यूज़ करे इन सब चीज़ों को? टू प्रिवेंट स्विंडलर्स फ्रॉम ड्यूपिंग गुलिबल सेवर्स, ताकि प्रिवेंट कर सके 400 बीसियों को, स्विंडलर्स को ड्यूप करने से, डिसीव करने से, चुराने से, और किसको, गुलिबल सेवर्स को। ऐसे सेवर्स, ऐसे लोग जो सेविंग करते हैं और बड़े गुलिबल हैं, बड़े ही भोले वाले हैं, इंजेन्युअस हैं, बेब इन द वुड्स हैं। और ये कौन लोग हैं? सीकिंग फॉर हायर रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ये वही बेवकूफ़ हैं जो हर जगह अपनी इन्वेस्टमेंट पे हायर रिटर्न्स ढूंढते रहते हैं, किसी के भी बहकावे में आकर के अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। आगे बात समझ में। इट की वर्ब है इस, स्टेट की वर्ब है विल आर्म। व्हेन यू आर्म योर सेल्फ विद समथिंग, आप उस चीज़ से अपने आप को लेस कर रहे हो, हथियार बंद कर रहे हो। ड्यूप करना, डिसीव करना, चूना लगाना, एक ही बात है। गुलिबल, भोला वाला, इंजेन्युअस करवाए थे ना सारे वर्ड्स, बेब इन द वुड्स, अनसोफिस्टिकेटेड, इनोसेंट, नाइव, तो ये सारे वर्ड जो हैं भोले वाले आदमी को बताते हैं। अच्छा चलो, अब इस सेंटेंस को तो आपने पढ़ लिया, मीनिंग आपने निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताओ, कोई एरर दिख रही है क्या इसमें आपको? बड़ी ही क्लासिक एरर है, बैंक और एसएससी वाले बच्चे को तो बिल्कुल ही देखते ही पता लग जानी चाहिए, सेंटेंस देखते ही उसके समझ में आ जानी चाहिए। चलो, एरर ये है जी, सीक के बाद में फॉर गलत लगा हुआ है। सीक वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद में किसी भी फॉर्म में प्रेपोजिशन नहीं लेती है, चाहे वो जेरेंट फॉर्म हो, चाहे वो नाउन फॉर्म हो, चाहे वो, समझ गए ना, पार्टिसिपल फॉर्म हो। चलो, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो सारी कन्फ्यूजन आई है ना, सीक के बाद में फॉर लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी कन्फ्यूजन आई है लुक फॉर नाम की फ्रेजल वर्ब की वजह से। देखिए, लुक फॉर और सीक का मतलब एक ही है, किसी चीज़ को खोजना, पाना, कोशिश करना पाने की। तो लुक के बाद में जब फॉर लगता है ना, तो लोग सोचते हैं सीक के बाद में भी लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट यही है। लेफ्ट साइड में आपको वो वर्ब्स मिलेंगी जो अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं ले रही, राइट साइड में उनकी सिनोनिमस वर्ब मिलेगी जिसके बाद में प्रेपोजिशन लगा होता है। वेट मतलब इंतजार करना, अवेट मतलब इंतजार करना, अवेट के बाद में नो प्रेपोजिशन, वेट के बाद में फॉर। ओपोज का मतलब है विरोध करना, ऑब्जेक्ट का मतलब है विरोध करना, ऑब्जेक्ट के बाद में टू, ओपोज के बाद में नो प्रेपोजिशन। रिसेंबल का मतलब है के जैसा दिखाई देना, और बी सिमिलर टू का मतलब भी यही होता है, लेकिन सिमिलर के बाद में टू आ रहा है, रिसेंबल के बाद में टू नहीं आता। तो ये 10 फ्रेजल वर्ब, 10 वर्ब्स हैं, 8, 9, 10 जितनी भी हैं,
दिमाग में बिठा लो, इनके बाद में जहाँ प्रेपोजिशन लगाना है वहीं लगाना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट चेक करेंगे। स्टूडेंट्स आर वेटिंग या अवेटिंग फॉर देयर एग्ज़ाम रिजल्ट। स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं अपने इम्तिहान के जो है नतीजे का। क्या यहाँ पे वेट लगाऊँ या अवेट लगाऊँ? देखो क्वेश्चन ये है कि 4 लगा हुआ है, 4 तो एग्जामिनर ने आपको दिया ही हुआ है, 4 को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, तो 4 लगता है वेट के साथ में। अगर ऐसा है तो इस 4 की वजह से मुझे वेटिंग लिखना चाहिए, अवेटिंग नहीं लिखूंगा। अगर मुझे यहाँ पे अवेटिंग लिखना है तो फिर 4 नहीं लगेगा, 4 लग गया तो फिर वेटिंग ही चूज़ करना पड़ेगा। वैसे ही सम ओल्ड ट्राइब्स इनहैबिट और लिव दिस एरिया। कुछ पुरानी जो हैं जनजातियाँ इस एरिया में रहती हैं। इनहैबिट का मतलब भी रहना, लिव का मतलब भी रहना, लिव के बाद में इन आएगा, इनहैबिट के बाद में नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं दी हुई ना, तो इनहैबिट दिस एरिया ना कि लिव दिस एरिया। चलिए लास्ट सेंटेंस को सभी लोग खुद से सही करेंगे। यू आर सिमिलर टू माई सिस्टर या यू रिसेंबल टू माई सिस्टर। क्या चूज़ करूँ मैं? आर सिमिलर टू लिखूँ या रिसेंबल टू लिखूँ? खुद से कोशिश करो, कमेंट्स में डालो। जब तक इन क्वेश्चंस को खुद से अटैम्प्ट नहीं करोगे ना, दिमाग में नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं बार बार आपको अटैम्प्ट करवा रहा हूँ। डालना कमेंट्स में लास्ट वाले को सही करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड ऑन संडे दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज कोलैबोरेटिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI टू क्रैक डाउन ऑन पोंजी ऐप लाइक नेवर बिफोर। कह रहे हैं हमारी जो निर्मला मैडम है, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम जो है, इन्होंने अनाउंस किया, ऐलान किया इसी संडे को, रविवार को। क्या अनाउंस किया भाई? दैट वो ये अनाउंस किया कि जो भारत सरकार है वो कोलैबोरेट कर रही थी, हाथ में हाथ मिला के काम कर रही थी। और किसके साथ में? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। अच्छा, क्यों कर रही थी? हाथ में हाथ मिला के काम क्यों कर रही थी, कोलैबोरेट क्यों कर रही थी? ये बता रहा है आपको इन्फिनेटिव के जरिए। टू क्रैक डाउन करने के लिए, शिकंजा कसने के लिए। और किस पे? 420 इन ऐप्स पे। और कैसे कर रही थी? लाइक नेवर बिफोर, जैसा कि इसने आज तक नहीं किया। तो एक नए स्केल पे, नई इंटेंसिटी के साथ में भारत सरकार नए तरीके से सब मिल करके पॉन्जी स्कीम्स पे जो है ना क्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक नेवर बिफोर, ये काम पहले कभी नहीं हुआ। मिनिस्टर की वर्ब है अनाउंस्ड, GOI की वर्ब है वॉज कोलैबोरेटिंग। चलिए कह रहे हैं हाउएवर scammers have historically been one step ahead of regulators and the proliferation of touchscreen mobile phones, cheap internet data and sharing of personal information by unsuspecting users has alarmingly extended the reach of today's faceless and often stateless operators। लंबा सेंटेंस। कह रहा है जी हालांकि निर्मला मैडम तो कर रही हैं अपनी तरफ से जो करना उनको, हालांकि स्कैमर्स जो हैं, ड्यूपर्स या स्विंडलर्स जो हैं, 420 जो हैं, वो रहे हैं ऐतिहासिक तौर पे, हिस्टोरिकली दे हैव बिन एक स्टेप अहेड ऑफ, एक कदम आगे। और किसके आगे रहे हैं भाई? रेगुलेटर्स के, सरकारी नियामक एजेंसियों के। और कह रहे हैं दूसरी चीज़ ये, जो प्रोलिफरेशन है, जो अचानक से आने वाली बढ़ोतरी है, और किस किस की? टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स की, चीप सस्ते इंटरनेट की, और शेयरिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। ऐसे यूज़र्स के द्वारा जो अनसस्पेक्टिंग है, जिनको कोई सस्पिशन नहीं होता, जो हर आदमी को सब कुछ बता देते हैं, नाइव हैं, इंजीनियस हैं, गुलिबल्स हैं। कह रहा है इस चीज़ के प्रोलिफरेशन ने ना हैज़ अलार्मिंगली एक्सटेंडेड, इसने एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, अलार्म करने वाले तौर पे, क्रिटिकल तौर पे, सीरियस तौर पे, चिंताजनक तौर पे। और किसको? पहुँच को यानी रीच को आजकल के फेसलेस और अक्सर स्टेटलेस ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर जो कि ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट को, लोगों को पागल बना के पैसे कमा रहे हैं। और फेसलेस मतलब जिनका कोई चेहरा नहीं है, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे या फ़ोन पे तो वो दिखाई देंगे नहीं। और वो अक्सर स्टेटलेस भी हैं। आप ये मत सोचो वो इंडिया से ही हैं या पाकिस्तान से ही हैं, बांग्लादेश से भी हैं। वो उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कहीं से भी हो सकते हैं। वियतनाम में बैठा हुआ आदमी हो सकता है, आपको मुंबई से बताए और आपका पैसा निकाल ले आपके अकाउंट से। दीज आर फेसलेस एंड स्टेटलेस जो है ऑपरेटर्स। लंबा सेंटेंस, लेकिन पीस बाय पीस करके आपने पढ़ लिया। चलिए स्कैमर्स आपका सब्जेक्ट है, इसको कलर देना शायद रह गया, एक सेकेंड रुको, ठीक है। स्कैमर्स आपका सब्जेक्ट है। हैव बीन इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। वन स्टेप अहेड ऑफ होना, किसी से एक कदम आगे होना। प्रोलिफरेशन आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज़ एक्सटेंडेड। इन सभी चीज़ों के प्रोलिफरेशन ने एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। कह रहे जी दे ऑफर अट्रैक्टिव फाइनेंशियल प्रोमिसेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओवर चैट and the schemes have evolved including lending and pyramid schemes।
कह रहे जी वो लोग ऑफ़र करते हैं, ये जो पागल बनाने वाले लोग हैं ना, अक्सर आपको ऑफ़र देंगे बहुत ही अट्रैक्टिव फाइनेंशियल प्रोमिसेस का, आपको ऐसे वादे करेंगे फाइनेंशियल अट्रैक्टिव वाले, और या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे बहुत अच्छी वाली चैट के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। और स्कीम्स भी जो है ना वो भी इवॉल्व हो गई हैं, आगे डेवलप होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, जिसमें शामिल है लेंडिंग यानी कि उधार देना, और पिरामिड स्कीम्स जिसमें आपको मेंबर बनाने होते हैं और पिरामिड बनाना होता है, एक मेंबर फिर 2 बनाएगा, फिर 2 4 बनाएंगे। कह रहे जी अपार्ट फ्रॉम द क्लासिक पोंजी वेयर ऑल इन्वेस्टर्स आर पेड विद कलेक्शन फ्रॉम न्यू वंस। कह रहे जी सिवाय या साथ ही साथ उस क्लासिक पोंजी स्कीम के जहाँ पे पुराने इन्वेस्टर्स को पे किया जाता है नए इन्वेस्टर्स की, नए जो है मेंबर्स की कलेक्शन से। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको पागल बनाया जाता है। आपको बोलेंगे नौकरी ले लो, आपके पैसे डबल कर देते हैं, चैट पे ही पैसे भेजो, चैट पे ही वापस कर देंगे आपको शाम में, है ना, ऐसे आपको वादे किए जाते हैं। और स्कीम्स तो बदल ही रही हैं, नया मेंबर बनाओ उसके पैसे आपको मिलेंगे, फिर वो नया बनाएगा फिर उसके पैसे भी आपको मिलेंगे, आगे से आगे पैसे इकट्ठे करेंगे और आपको देते जाएंगे। डे की वर्ब ऑफर, स्कीम्स की वर्ब इवॉल्व, इन्वेस्टर्स की वर्ब है आर पेड। चलिए अब लास्ट में आपको बताएगा सरकार क्या कर रही है। कह रहा है जी टू कर्ब दिस मेनेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट एग्जामिन द रेगुलेटरी गैप्स दैट इनेबल ऑपरेटर्स टू फ्लरिश। कह रहे जी कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस मेनेस को, इस बुराई को, इस डेंजर को, पॉन्जी स्कीम्स का भारत सरकार को एग्जामिन करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। रेगुलेटरी गैप्स को, सरकार के रेगुलेशन में जो कमियां हैं उसको। कह रहे वही गैप्स हैं जो इनेबल करते हैं इन 400 BCA ऑपरेटर्स को कि वो फ्लरिश करें, फले फूलें, बढ़ें और ग्रो करें। तो सरकार की कुछ कमियां होंगी सिस्टम में जो सरकार इनको देख नहीं पा रही, इसीलिए ये लोग आपके फ़ोन में घुस जाते हैं ना, आपसे पैसा निकलवा लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट एग्जामिन दीज गैप्स के लिए आया दैट, क्योंकि प्लूरल नाउन के लिए दैट जो आपने रिलेटिव नाउन लगाया, इसकी वर्ब भी प्लूरल है, इनेबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वर्ब ये हो गई। मैनेस आप जानते ही हैं, बुराई या खतरे का स्रोत, सोर्स इज कॉल्ड मैनेस। फ्लरिश करना, फोस्टर, ग्रो करना, एनकरेज करना, किसी चीज़ का फलना फूलना, जो है ना, प्रॉस्पर होना। कह रहे जी फॉर इंस्टेंट हाउ कुड चाइनीज ऐप्स यूज स्मॉल डॉर्मेंट फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया टू चीट स्मॉल बॉर्वर्स। कह रहे अगर एग्जाम्पल लें, फॉर इंस्टेंट का मतलब है एग्जाम्पल, कैसे, हाउ, कैसे जो चाइनीज़ ऐप्स है ना वो यूज़ कर सकती हैं छोटे छोटे और डॉर्मेंट फाइनेंस कंपनीज़ को। डॉर्मेंट का मतलब है निष्क्रिय, इनएक्टिव। वैसे इनका कहीं नाम नहीं सुनोगे, लेकिन पॉन्जी स्कीम्स आती है तो वहाँ पे काम करती हुई मिल जाएंगी आपको। तो कह रहे कैसे ये चाइनीज़ जो फर्जीवाड़े की कंपनियां या ऐप्स हैं भारत की ऐसी डॉर्मेंट और छोटी कंपनियों को टारगेट करती हैं, यूज़ करती हैं, ताकि छोटे स्मॉल बोरोवर्स को चीट किया जा सके, है ना। स्मॉल बोरोवर्स कौन है? जो 5,000 2,000 उधार लेते हैं, उनको चीट करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेती हैं कंपनियाँ। सेंटेंस आप समझ गए हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में। जब भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिले तो इसका मतलब ये है सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की यही खासियत होती है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले मिलेगी। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाउ से शुरू हुआ है, तो कुड जो है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट यानी कि चाइनीज़ ऐप से पहले रखा हुआ है ना, फिर मेन वर्ब रखी हुई है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्वर्जन। हर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में इन्वर्जन करना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना जरूरी होता है। डॉर्मेंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, जो इनएक्टिव हो। एक छोटा सा ग्रामर रूल है, आपको बाद में करवाऊंगा, ये पूरा पैराग्राफ पूरा करते हैं। फॉर इंस्टेंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जिन लोगों ने पकड़ा उन सबको बधाई। फॉर इंस्टेंट नहीं होता, यहाँ लिखना चाहिए फॉर इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब होता है पल, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। तो मैंने गलत फ्रेज जानबूझ के यूज़ किया हुआ था, सही करना चाहिए था आपको फॉर इंस्टेंस। कह रहा है हाउ कुड इंडियन फर्म्स अलाउ चाइनीज एंटिटीज एंड देयर फ्रेंड्स इन इंडिया टू ऑपरेट बैंक एंड पेमेंट अकाउंट्स। कह रहे जी कैसे इंडियन फर्म्स अलाउ कर सकती थी कि चाइनीज़ एंटिटीज़, चाइनीज़ कंपनियां और उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो मोर्चे हैं भारत में, कि वो ऑपरेट करें अपने बैंक और पेमेंट अकाउंट्स को। कह रहे हैं हाउ डिड बैंक्स एंड क्रिप्टो एक्सचेंजेस परमिट दीज फ्रेंड्स टू ट्रांसफ़र मनी आउट ऑफ इंडिया। और कैसे हमारे बैंक और क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंज हैं वो परमिट करते हैं, वो इजाज़त देते हैं इन सभी मोर्चों को कि वो ट्रांसफ़र करें पैसे को भारत से बाहर। तो ये 2 सवाल और पूछ रहा है ना। भारतीय फर्म जो है क्यों चाइनीज़ फर्म्स को अपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने देती हैं, उन ऐप्स को अपने नाम के ऊपर इंडिया में आने देती हैं, और कैसे हमारे भारत के बैंक्स जो हैं इन पैसे को इन ऐप्स के जरिए जो निकालती हैं भारत से, उनको कैसे परमिट करते हैं, भारत से बाहर जाने भी क्यों देते हैं। तो ये कमी है सब सरकार की। अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया फॉर्म से, और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा। चाइना में उस ऐप का नाम होगा कुछ और, है ना, इंडिया में नाम रख देंगे अलीबाबा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, चाइना में भी अलीबाबा ही है उसका नाम। जैसे चाइना में एक कंपनी है टेंसेंट, इंडिया में जब वो गेम निकालती है तो वो किसी और कंपनी के नाम से निकाल रही है। तो ये इनके मोर्चे हैं इंडिया में, नाम है दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी इवन आफ्टर सेवरल चाइनीज ऐप्स वर बैंड हाउ कुड इंडियन रन क्लोन्स इमर्ज। कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जब कई सारी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया था, कैसे इंडिया रन क्लोन जो हैं इन ऐप्स के इमर्ज हो रहे हैं, इन ऐप्स के इंडियन वर्जन, इंडिया में रन करने वाले वर्जन जो हैं उभर करके आ रहे हैं। तो ये भी सरकार को देखना चाहिए। ऐप्स की वर्ब है वर बैंड, अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कुड को क्लोन यानी सब्जेक्ट से पहले रखा गया है, और इमर्ज यानी उभर करके आना मेन वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद रखी गई है। चलिए लास्ट अपना छोटा सा एक जो है पैराग्राफ है, उससे पहले ग्रामर रूल आपको करवाते हैं। बड़ा ही अच्छा ग्रामर रूल है। ग्रामर रूल ये कहता है कि अभी अभी जो मैंने आपको इन्वर्जन सिखाया कि हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आएगी, सिखाया ना, ये कॉन्सेप्ट आपको तभी अप्लाई करना है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में ऐसे हैं जो हाउ से, व्हाट से, वाई से, वेयर से, व्हेन से, इनसे शुरू होते हैं, लेकिन वो इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, तो वहाँ पे इन्वर्जन का जो एप्लीकेशन नहीं होगा। प्रैक्टिकली बताता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। हाउ द ओल्ड मैन डाई, बूढ़ा आदमी कैसे मरा। लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन्वर्जन होना जरूरी है। इन्वर्जन करने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट जो है ओल्ड मैन और वर्ब जो है डाई, इस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे और सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे डाइड लिखा होता, डाइड लिख लो ना, बूढ़ा आदमी कैसे मरा, हाउ द ओल्ड मैन डाइड। पास्ट में वर्ब है तो मैं यहाँ पे डिड लगा दूंगा हेल्पिंग वर्ब को ऐसे, और ये सेंटेंस इन्वर्टेड हो जाएगा, वर्ब को बेस फॉर्म में चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे आपको टेंस नहीं सिखा रहा हूँ, जिसको टेंस नहीं आते हैं वो नहीं समझ पाएगा इस कॉन्सेप्ट को। मैंने डिड को बाहर निकाला, वर्ब को बेस फॉर्म में चेंज किया, सेंटेंस को क्वेश्चन वाला बना दिया। अब देखो अगला सेंटेंस, डॉक्टर्स आर अनेबल टू टेल हाउ डिड द ओल्ड मैन डाई। डॉक्टर्स नहीं बता पा रहे हैं बूढ़ा आदमी कैसे मरा। क्या ये सेंटेंस सही है क्या? गलत है। आपने डिड को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को ओल्ड मैन के पहले लिखा हुआ है। आप तो ये कहना चाह रहे हो कि ये सेंटेंस क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लेकिन ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है, लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और डिपेंडेंट क्लोज से शुरू हो रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है। अगर सेंटेंस के बीच में हाउ, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन से सेंटेंस शुरू हो जाए, नया क्लोज शुरू हो जाए, तो वो डिपेंडेंट होता है, उसके अंदर आपको इन्वर्जन नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा? डिड को निकालूंगा और यहाँ लिखूंगा डाइट। बात आ गई समझ में? हाउ यहाँ भी है, यहाँ पे डिड बाहर निकाला हुआ है, हाउ यहाँ भी है, यहाँ पे डिड अंदर रखा हुआ है। रीज़न क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट क्लोज से शुरू होने वाला सेंटेंस है। और देखो, वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के लास्ट में है, हेल्पिंग वर्ब है आर, इसको यहाँ से उठाओ और उठा के यहाँ रखो और बोलो वेयर आर वी गोइंग। लेकिन ये सेंटेंस अगर ऐसा बनाऊँ, आई स्टिल डोंट नो वेयर आर वी गोइंग, मुझे अभी भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है क्या? नहीं सर, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। वेयर जो है सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्जन मत करो, यहाँ पे आर को चुपचाप उठाओ और अपनी सही जगह पे रखो सब्जेक्ट के बाद में। आई स्टिल डोंट नो वेयर आर वी गोइंग, ठीक है, वेयर वी आर गोइंग है ना, वी के बाद में आ रहेगा। मेरे ख्याल से सिंपल कॉन्सेप्ट सभी समझ गए हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सही करने के लिए, व्हाट डू यू वांट एंड लेट मी नो व्हाट डू यू वांट। सही करके दिखाओ कमेंट्स में। सभी लोग कोशिश करेंगे, कमेंट्स में डालेंगे, डालोगे लिखोगे तभी पता लगेगा। दोनों सेंटेंस गलत हैं, सही फॉर्म को सेंटेंस में डालो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी वाइल सम ऑफ द लूप होल्स हैव बीन प्लग्ड विद डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशंस, नो सिंगल मिनिस्ट्री और रेगुलेटर possesses ऑल द आंसर्स। कह रहे जहाँ कुछ एक जो लूप होल्स हैं, लूप होल मतलब कमियाँ, डिफेक्ट्स, कह रहे जहाँ कुछ एक कमियाँ जो हैं वो प्लग कर दी गई हैं। प्लग करने का मतलब होता है किसी कमी को भरपाई करना। प्लग अ लूप होल, प्लग अ जो है डेफिसिट, प्लग अ फ्लो, इसका मतलब है किसी कमी को जो है सही करना। कह रहे जहाँ कुछ कमियों को सही कर दिया गया है, प्लग कर दिया गया है लूप होल्स को डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशंस के अंदर जो रखी हुई थी, फिर भी कोई भी एक सिंगल मिनिस्ट्री या रेगुलेटर जो है पजेस नहीं करता है सभी आंसर्स को, उसके पास सारे जवाब नहीं है। इंडिया में कोई एक सिंगल एजेंसी नहीं है जो इन चाइनीज ऐप्स को देखे, है ना, जिसके पास सारे सवालों के जवाब हों। सम की वर्ब है हैव बीन प्लग्ड,
हैव बीन प्लग्ड, सम ऑफ द लूप होल्स की, लूप होल मतलब कमियाँ, प्लग का मतलब है कमियों को दूर करना, प्लग द लूप होल। मिनिस्ट्री और रेगुलेटर की वर्ब है पजेसिस, दोनों और से जुड़े हुए हैं इसलिए सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, और से जुड़ गए सिंगुलर वर्ब को लेंगे। पजेस का मतलब होता है ऑन करना, अपने पास में रखना। कह रहा है टेकिंग स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट बोगस स्कीम्स वुड इंटेल सिग्निफिकेंटली लिमिटिंग द एप्स गूगल प्ले एंड एप्पल कैन होस्ट। कह रहा है स्ट्रिंजेंट एक्शंस को लेना, स्ट्रिंजेंट मतलब कड़ा, हार्श, एक्शन मतलब कदम, कड़े कदम उठाना इन 420 या बोगस स्कीम्स पे, बोगस मतलब डिसेप्टिव। कह रहा है वो इंटेल करेगा, उसका ये रिजल्ट निकलेगा, वो ये लीड टू करेगा और किस तरफ, बहुत ज़्यादा लिमिट करने की तरफ, बहुत ज़्यादा कम करने की तरफ उन ऐप्स को जो गूगल प्ले और जो है एप्पल जो है होस्ट कर सकते हैं अपने अपने प्ले स्टोर पे। अगर एक्शन लेने लग गई ना सरकार तो बहुत सारी ऐप्स को हटाना पड़ेगा, बहुत कम ऐप्स आपको गूगल पे या एप्पल में मिलेंगी। अच्छा जी, एक तो ये काम करेगा, इस चीज़ को इंटेल करेगा, इस चीज़ की तरफ ले जाएगा। इसके अलावा कहाँ कहाँ इंटेल करेगा ये? कह रहे जी दूसरी चीज़ इंटेल करेगा टू शेयर इन्फॉर्मेशन अमंग वेरियस फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एज वेल एज स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज। ये लीड टू करेगा इंफॉर्मेशन की शेयरिंग तक जो होने वाली है बीच में अमंग बहुत सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के, स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज के। अच्छा, और क्या इंटेल करेगा? कह रहा एंड क्रिएटिंग ए यूनिफाइड रेगुलेटरी फोकस एट द फिनटेक इंडस्ट्री। और ये लीड टू करेगा, इंटेल करेगा एक यूनिफाइड रेगुलेटरी फोकस को, एक ऐसे रेगुलेशन के फोकस को जो यूनिफाइड होगा, जो एकीकृत होगा, सिंगल होगा, और ये फोकस होगा फिनटेक इंडस्ट्री पे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पे। फिनटेक इंडस्ट्री कौन सी है? ये वॉलेट बना लो, ये कूपन लगा लो, यूपीआई कर दो, भेज दो पैसे, निकाल लो पैसे, डिस्काउंट ले लो, है ना, ये फिनटेक इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। सारा फोकस इस फिनटेक पे होगा। और किस पे होगा? क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स, क्रिप्टो वाले एक्सचेंजेस पे होगा। एंड देयर इंट्रैक्शन विद ट्रेडिशनल बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज, और उनके इंट्रैक्शन पे होगा परंपरागत बैंकों और फाइनेंशियल कंपनीज के साथ में जो वो करते हैं, जो लेन देन इंट्रैक्शन उनका होता है। तो ये 3 कामों को ये इंटेल करेगा। सेंटेंस लंबा है लेकिन ब्रेक करके मैंने आपको बढ़ा दिया। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर स्ट्रक्चर को देखेंगे। कड़ा एक्शन अगर लिया इन कंपनियों के खिलाफ तो ये 3 चीज़ों को इंटेल करेगा। इंटेल करना मतलब ज़रूरी बनाना या किसी चीज़ की तरफ लीड टू करना। ये पहली चीज़ क्या होगी? आप लिमिट कर दोगे उन ऐप्स की संख्या को जो गूगल और एप्पल के प्ले स्टोर में आपको दिखाई देंगी। बहुत सारी ऐप्स आपको हटवानी पड़ेंगी। दूसरा, आप क्या करोगे? आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करवाओगे सरकारी, सेंटर की, स्टेट की एजेंसियों और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के बीच में। और तीसरा, आप क्रिएट कर दोगे एक एकीकृत सिंगुलर रेगुलेटरी फोकस जो होगा इन सभी ट्रबल मेकिंग जो है इंडस्ट्रीज़ पे, फिनटेक इंडस्ट्री पे, क्रिप्टो पे, और उनके जो इंटरेक्शन है बैंकों के साथ में, कितना वो पैसा निकालते हैं, कितना पैसा बैंकों में डलवाते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप इंटेल करोगे एक्शन लेकर के। अब मेरे ख्याल सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। टेकिंग की वर्ब है वुड इंटेल, एप्पल की वर्ब है कैन होस्ट। सेंटेंस में एक एरर है, इनफैक्ट 2 एरर्स हैं। पहली एरर है फोकस के बाद में ऑन लगाना चाहिए, रेगुलेटरी फोकस ऑन द फिनटेक इंडस्ट्री। फोकस वर्ब, कंसंट्रेट वर्ब अपने बाद में ऑन लेती है। दूसरी एरर है इसमें पैरेललिज्म की। ये इंटेल 3 चीज़ों को कर रहा है। पहली चीज़ है लिमिटिंग, दूसरी चीज़ है टू शेयर, और तीसरी चीज़ है क्रिएटिंग। बाय लीड टू लिमिटिंग, लीड टू शेयरिंग और लीड टू क्रिएटिंग होना चाहिए ना, ऐसा ही होगा ना भाई। आई इंटेल लिमिटिंग, शेयरिंग एंड क्रिएटिंग। जब ऐसा मुझे लिखना चाहिए तो ये टू शेयर लिख करके मैं यहाँ पे पैरेललिज्म को तोड़ रहा हूँ। सेंटेंस को मैं, स्ट्रक्चर को पैरेलल नहीं बना पा रहा हूँ। 2 जगह जीरेंड यूज़ कर दिया, एक जगह इन्फिनेटिव लगा दिया, तो सेंटेंस गलत है। यहाँ आना चाहिए शेयरिंग। आई होप आप में से कुछ लोगों ने इन एरर्स को पकड़ा होगा। चलिए जल्दी से रैप अप करके अपने क्विज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा आर्टिकल था, फुल ऑफ लर्निंग लेसन्स था, ग्रामर और वोकैब दोनों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जिसका इस्तेमाल आज करके जो ऑनलाइन स्कैमस्टर्स हैं या स्विंडलर्स हैं, 420 हैं, नहीं कर रहे हैं। इस आर्टिकल के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें इन चारों में से जिसका इस्तेमाल जो है आजकल के 420 ऑनलाइन 420 नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। चलो, वो जो ग्रोथ आई है स्मार्टफोन डिवाइसेस में, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोगों का जो इच्छा है, जो परस्यूट है अपने इन्वेस्टमेंट पे पैसा कमाने का, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोगों के परस्यूट का। या फिर जो कमियां हैं हमारी लॉक स्क्रीन पासवर्ड में और फिंगरप्रिंट सेंसर में आजकल के फ़ोन में, इस चीज़ का भी अभी तक वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो कमियां हैं उनको नहीं बुना पा रहे हैं। या फिर जो सस्ता इंटरनेट प्लान्स हैं जिसको यूज़ करके किसी को भी आप, समझ गए ना, सस्ता इंटरनेट यूज़ करके आप लोगों को फ़ोन करके कुछ भी करवा सकते हो, है ना, तो इस चीज़ का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो चारों में से बताओ किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से आर्टिकल आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर निकाल लोगे। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच करें। सेकंड में बढ़ते हैं।
कह रहे जी एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ के इनमें से कौन सी अजम्पशन हम नहीं बना सकते। मेंस लेवल का है, बैंकिंग का पैराग्राफ आपने ऑलरेडी आर्टिकल में पढ़ा ही था। कैसे कुछ चाइनीज़ कंपनियां इंडिया की डोरमेंट फाइनेंस कंपनियों को यूज़ करके बोरोवर्स को, स्मॉल बोरोवर्स को चीट करती हैं, और कैसे ऐप्स के बैन होने के बाद भी वो इंडिया रन क्लोन जो है उनके ऊपर निकल के आते हैं। तो 3 अजम्पशन आपको दिए गए हैं, मुझे बताओ तीनों में से कौन सा अजम्पशन आपके हिसाब से सही है। पहला अजम्पशन ये कि सारी चाइनीज़ ऐप्स चोर हैं। दूसरा अजम्पशन ये कि सरकार ने रिसेंटली बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है। और तीसरा एजम्पशन ये है कि चाइनीज़ ऐप्स सिर्फ छोटे बोरोवर्स को ही टारगेट करती हैं, बड़े बोरोवर्स को टारगेट नहीं करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, हिंट भी डालूंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। पहले खुद का भेजा, खुद का दिमाग चलाओ, सही एजम्पशन को चूज़ करो। चलिए थर्ड में आपसे पूछा है जी सब जवाब दिखाने की इंग्लिश ईडियम को क्या बोलते हैं, तो ये आपको करवाई थी। चौथा में पूछा है टू टेक समवन राइट, इस ईडियम का क्या मीनिंग होता है। पाँचवें में आपसे सिनोनिम पूछा है बेव इन द वुड्स फ्रेज का, बेव इन द वुड्स का मतलब क्या होता है ना, आता ही होगा सबको। 6 में वन वर्ड पूछा है जी बचा कुचा बटोरने के लिए, डैमेज होने के बाद में जब बचा कुचा बटोरते हैं तो किस वर्ड से उसको बताया जाता है। 7वें 8वें में 2 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं। पहला इंप्रूवमेंट आपको लेना होगा यहाँ पे इस फ्रेज में मिलेगा आपको इंप्रूवमेंट का जो है चांस, और दूसरा इंप्रूवमेंट का आपको मिलेगा स्कोप इस वाले फ्रेज में। आंसर फर्स्ट कमेंट में एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं। साथ ही इस आर्टिकल को अगर आप 3 सेंटेंसेज में समराइज़ कर सकें तो ज़रूर से समराइज़ करके बताना। आपके समरीज़ को अब चेक करने का काम शुरू करेंगे कमेंट सेक्शन में धीरे धीरे करके, है ना। तो आप लिखना शुरू करें, जो रेगुलरली लिख रहे हैं ज़रूर से उनको फीडबैक मिला करेगा, आप कैसा लिख पा रहे हो, आपके राइटिंग पे आपको फीडबैक देंगे। डालें कमेंट्स में। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।